नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है नमामि होम्योले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जो मुझसे पहले से काफ़ी से जुड़े हुए हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जैसा हम लोग शुरू से आपको होम्योपैथी से जुड़े हुए काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और होम्योपैथी के साथ साथ हम मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं आपको अपना परिचय सबसे पहले दे दूँ कि मैं पैथोलॉजी का एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी हूँ स्वामीनारायण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद कलोल में। तो दोस्तों, जैसा कि पैथोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि पैथोलॉजी सब्जेक्ट होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, एमबीबीएस में, बीडीएस में, नर्सिंग में जितनी भी मेडिकल के कोर्सेज होते हैं सभी में पैथोलॉजी सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, पैथोलॉजी सब्जेक्ट ड्यूरिंग स्टडी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं उसको ये सोचते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है या उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है उनका, लेकिन ये पैथोलॉजी सब्जेक्ट जो है बहुत बेसिक होता है, क्योंकि पैथोलॉजी वर्ड से हमारा सबसे पहले माइंड जो मेडिकोज हैं या नॉन मेडिकोज हैं, पैथोलॉजी वर्ड का मतलब वो कोरिलेट करते हैं पैथोलॉजी की लैब से, कि जो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो उसके लिए हम पैथोलॉजी लैब पर जाते हैं तो उससे कोरिलेट करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है और बेसिक पिलर ऑफ मेडिकल नॉलेज। तो मेडिकल नॉलेज में हम देखते हैं कि डिसीज़, क्योंकि एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए डॉक्टर हम लोग जो डिसीज़ को ठीक कर रहे हैं, तो किसी भी बीमारी को ठीक करने के पहले हमको उसका जो रूट कॉज है, जो उसका कारण है, वो हमको पता होना चाहिए कि कोई भी डिसीज़ है किसी को हो रही है तो क्यों हो रही है। तो ये जो नॉलेज हमें मिलता है पैथोलॉजी से। तो पैथोलॉजी मीन्स कि नॉलेज या स्टडी ऑफ डिसीज़। तो स्टडी ऑफ डिसीज़ में हम लोग देखते हैं कि कोई भी डिसीज़ कैसे डेवलप हुई है पूरी बॉडी के अंदर, जो उसका ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, उसका रूट कॉज क्या है, देन उसकी पैथोजेनेसिस मीन्स कि वो कैसे डेवलप हुआ है। इसका सीधा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कोई पेड़ होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीज डालते हैं, ठीक है। तो वो जो हम बीज डाल रहे हैं उसको हम रूट कॉज बोल सकते हैं कि वो उसका कारण हो क्या है। इसके बाद जब हमने बीज ज़मीन में गड़ा दिया है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो छोटे से लेके जब वो पूरा बड़ा हो जाता है, तो वो जो पूरी प्रोसेस है डेवलपमेंट की, उसको हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। कि बॉडी में रूट कॉज हमारे जब इंटर हो चुका है, उसके बाद उसका जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसे हुआ है। तो ये सारा जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, हमें पैथोलॉजी से मिलता है। इसलिए यदि आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको डिसीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज स्टार्ट करने वाला हूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये किसी भी पैथी के डॉक्टर हों, उनको जो सीवीएस है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वो तो सबके लिए एक ही होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक हार्ट का इंट्रोडक्शन और कैसे प्रोसेस होती है, तो ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, जो और नॉन मेडिको हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल है, क्योंकि हार्ट हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एक वाइटल ऑर्गन है। इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है और इसका केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको उसका थोड़ा एक जनरल नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैसे हम उसको हेल्दी रख सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ आज हार्ट का इंट्रोडक्शन, और आपको फिर कुछ समय में हार्ट के जो डिसीज़ हैं वो वन बाय वन आपके सामने एक बार प्रेजेंट करूँगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। Welcome back to my channel and today's topic is heart। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हार्ट इज़ जस्ट लाइक ए पंपिंग मशीन। पंपिंग मशीन मीन्स कि यहाँ पे हम जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन देख रहे हैं, पंपिंग मशीन का मतलब ये होता है कि उसको पंप करना है सिर्फ। तो हार्ट पंपिंग मशीन क्यों है और इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, नॉर्मल एनाटॉमी क्या है, क्योंकि इन सभी बातों से जुड़ी हुई हमारी डिसीज़ेज़ हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जिसको हमें आगे चलकर पढ़ना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई भी पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, कोई भी डिसीज़ यदि डेवलप हो रही है तो वो क्यों डेवलप हो रही है। तो किसी भी डिसीज़, किसी भी ऑर्गन की डिसीज़ पढ़ने के पहले हमको सबसे पहले ज़रूरी होता है उसका नॉर्मल एनाटॉमी एंड नॉर्मल फिजियोलॉजी।
क्योंकि जब तक हमको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का नॉर्मल एनाटॉमी नहीं पता, नॉर्मल फंक्शन नहीं पता, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे कोई मशीन होती है, जैसे हम कंपेयर करें लैपटॉप से, तो लैपटॉप या जैसे हम देखते हैं फ़ैन है, हमारे यहाँ फ़ैन लगा हुआ है घर में, तो फ़ैन का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चर में यदि कोई डिफेक्ट होता है तो उस पर जो सीधा इफेक्ट पड़ता है उसके फंक्शंस पे, है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि फ़ैन के अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है, जैसे उसकी मोटर जो बाइंडिंग है वो जल गई है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो घूमना बंद कर देगा, और घूमना बंद करेगा तो उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि वो हमको हवा दे रहा है, तो हवा देना वो हमको बंद कर देगा। ठीक है। लैपटॉप, उसके अंदर जो पार्ट्स है वो हमको पता होना चाहिए, कीबोर्ड का क्या अफेक्ट है, स्क्रीन का क्या अफेक्ट है। तो जब तक हमें उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो उसकी डिसीज़ हम एक्चुअल में पकड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमको किसी भी डिसीज़, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का यदि डिसीज़ को स्टडी करना है तो सबसे पहले उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर, देन नॉर्मल फंक्शन। तो फंक्शन में ही कोई ना कोई वेरिएशन होगा यदि स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट होता है तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में। तो पहले हम लोग हार्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पंपिंग मशीन क्यों है, और उसकी नॉर्मल ब्लड सप्लाई देख लेंगे, ताकि जो उसमें डिसीज़ होने वाली हैं तो उसका इफेक्ट हमको पता चल सकता है कि किस तरीके से उसकी डिसीज़ डेवलप होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हार्ट। हार्ट इज़ ए पंपिंग मशीन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट के जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो डिवाइड किए हैं। देयर आर 4 चैम्बर ऑफ हार्ट एंड देयर आर 4 वॉल्व इन हार्ट एंड देयर आर 3 लेयर ऑफ हार्ट। और सबसे पहला हमको माइंड में जो सेटअप करना है कि हार्ट को हमें फिजियोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना है, राइट एंड लेफ्ट। तो ये स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शनली भी 2 पार्ट में डिवाइड है। तो एक तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि देयर आर 2 ट्विंस, 2 जुड़वा भाई हैं, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। तो इससे हम इसको इजीली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि हार्ट का नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि फंक्शनली हम देख रहे हैं राइट साइड का जो हार्ट है, यहाँ पर इम्प्योर ब्लड का इनपुट हुआ है और लेफ्ट में आउटपुट होगा। तो इनपुट मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मेडिकल स्टूडेंट को पता ही होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। जो हमारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड है वो सुपियर वेनी केवा, इन्फीरियर वेनी केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, और लंग्स से वापस जो ब्लड आता है पल्मोनरी वेंस के थ्रू इंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ पर माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहाँ से आउटर के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म हमको समझ में आया है कि हम जो फंक्शनली राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट का जो फंक्शन है वो सिर्फ इम्प्योर ब्लड को लंग्स में पहुँचाने से ही है, क्योंकि लंग्स में हम देख रहे हैं जो हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हम जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन इंटर हो रही है वो लंग्स में एल्वेलाई के अंदर जो इम्प्योर ब्लड है उसमें मिक्स होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, इनप्योर से प्योर में कन्वर्ट होता है, और प्योर ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट साइड के हार्ट में आ जाता है। तो फंक्शनली हम देख रहे हैं राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है और लेफ़्ट साइड में प्योर ब्लड है। तो यहाँ पर माइंड में हमको फिक्स करके रखना है कि राइट साइड में इम्प्योर है और लेफ़्ट में प्योर ब्लड है। तो फंक्शनली जैसा हम अभी देख रहे हैं कि राइट एट्रियम में जो ब्लड है वो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो राइट साइड हार्ट है उसका काम सिर्फ इतना है कि जो इम्प्योर ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचाना है, जो कि हार्ट के बिल्कुल पास में होता है। लेकिन वहीं हम कंपेयर करें लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड के हार्ट को इम्प्योर ब्लड जो प्योर होकर लंग्स के थ्रू लेफ़्ट हार्ट में आया है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। तो पूरी बॉडी में एक एक सेल्स में, एक एक टिश्यूज़ में जो सप्लाई करना है, तो इसके लिए उसको एक स्पेशल और ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी कंपेयर करें हम राइट साइड से। तो स्ट्रक्चर वाइज हम देखेंगे कि जो लेफ़्ट साइड की मसल्स होती हैं, मायोकार्डियम लेयर,
वो स्ट्रॉन्ग होती है राइट साइड से ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन डिमांड भी राइट साइड की मायोकार्डियम लेयर से ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में डिसीज़ेज़ जो होती हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इश्कीमिया, हाइपोक्सिया, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो लेफ़्ट में कॉमन होती हैं। तो जब भी हम हार्ट की डिसीज़ को डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि लेफ़्ट साइडेड आर मोर ससेप्टेबल टू हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया मीन्स जैसा आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई है, तो हाइपोक्सिया के लिए बहुत ससेप्टेबल पार्ट जो है वो लेफ़्ट हार्ट है। तो यहाँ पर हमको फंक्शनली देखना है राइट एंड लेफ़्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है राइट साइड का जो मेन स्ट्रक्चर है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो राइट साइड में हम देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वॉल्व, देन पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स में पहुँच चुका है। अब लंग्स से हम देख रहे हैं कि वापस प्योर होकर जो ब्लड है पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, देन माइट्रल वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटिक वॉल्व एंड आउटा से पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इसका हम जो डेफिनेशन है वो देख ही चुके हैं, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। द हार्ट इज ए मस्कुलर पंप दैट इजेक्ट्स ब्लड इनटू द वैस्कुलर ट्री विथ सफिशिएंट प्रेशर टू मेंटेन ऑप्टिमल circulation. Average weight of the heart in an adult male is 300 to 350 gram, while that of an adult female is 250 to 300 gram. Heart is divided into 4 chambers, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। A right and left atrium both lying superiorly, and a right and a left ventricle both lying inferiorly and are larger. जैसा भी हमने डिस्कस किया, लेफ्ट साइडेड जो होता है लार्ज होता है। देन द एट्रिया आर सेपरेटेड बाय ए थिन इंटर एट्रियल पोर्शन पार्टीशन कॉल्ड इंटर आर्टियल सेप्टम। इसका पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो कंजेनाइटल डिसीज़ होती है ASD VSD के लिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिसीज़ वाले पार्ट में। वाइल द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय ए थिक मस्कुलर पार्टीशंस कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैंने एक नॉर्मल फ्लो जो होता है, क्योंकि ये जो फ्लो है हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी हार्ट की पैथोलॉजी डेवलप होने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द ब्लड इन द हार्ट चैम्बर्स मूव्स इन ए केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड पाथवे। तो वेनस ब्लड फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो हमें वेनस ब्लड है वो राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स, देन पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया और लंग्स से फिर प्योर होकर पल्मोनरी वेंस, पल्मोनरी वेंस के बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आउटा और इसके बाद सिस्टमिक आर्टेरियल सप्लाई। तो ये फ्लो जो होगा आपको हमेशा माइंड में रखना है पैथोलॉजी समझने के लिए, क्योंकि इस फ्लो में कहीं भी कोई इश्यू होता है, सपोज जैसे हम जो देख रहे हैं हार्ट में जो डिसीज़ है जनरल, हम ऑब्स्ट्रक्शन वाली डिसीज़ देखेंगे कि इस फ्लो में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन यदि हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन यदि है मींस कि आउटा के आगे जो ब्लड जाने वाला है वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो कार्डियक आउटपुट का जो मेन फैक्टर है कि कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, तो वो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही लेफ़्ट साइड के हार्ट को वर्कलोड ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्कलोड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक फोर्स वर्क कर रहा है। तो यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो सिस्टमिक हाइपरटेंशन हुआ किसी पेशेंट को, तो उसका जो प्रेशर होगा वो आउटा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा, देन लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेंस। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इसका बैक फ्लो होगा। तो बैक फ्लो के लिए हमें पहले अभी जो हमने फॉरवर्ड मैकेनिज्म देखा है वेनस सर्कुलेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक,
तो इसका हम बैक फ्लो में जब वापस जाएंगे तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगे वो हमेशा बैक फ्लो में होंगे। तो ये हमको एक माइंड में सेटअप करना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन देन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन जिनसे किसी पेशेंट को सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है तो उसका जो फर्स्ट मेजर अफेक्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी होती है, फिर लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होती है, फिर कंजेशन इन लंग्स होता है। और कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से ही पेशेंट को हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन में जो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है वो ब्रीथलेसनेस। मीन्स वहाँ पे हमको पेशेंट को कंप्लेंट मिलता है कि वो उसकी सांस फूलने लगी है। तो मीन्स उसका लंग्स जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं पैथोलॉजी में, कहीं ना कहीं उसको लंग्स में कंजेशन हो चुका है। तो ये जो पाथवे है ये हमको बहुत अच्छे से माइंड में सेटअप करना है यदि हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं इसके जो फंक्शंस हमने देखे हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड इज रेगुलेटेड बाय कार्डियक वॉल्व टू loose flap-like atrioventricular valve tricuspid on the right and mitral bicuspid on the left, and two semilunar valves with 3 leaflets each। जो हम डिस्कस कर रहे हैं aortic valve एंड pulmonary valve के बारे में। The pulmonary and aortic valve guarding the outflow tract। तो ये 4 चैम्बर 4 valve then 3 लेयर। तो इतना स्ट्रक्चर हम लोगों को याद रखना है। देन यहाँ पे हम जो लेयर के बात कर चुके हैं अभी, लेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेयर होती है मस्कुलर लेयर, मायोकार्डियम, इट इज़ ए मस्कुलर लेयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हार्ट के अंदर, क्योंकि पंपिंग में जो हेल्प कर रही है वो मस्कुलर लेयर हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं कि सबसे जो एक वर्कलोड होता है सबसे ज़्यादा होता है वो मायोकार्डियम लेयर, इसलिए इसकी ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी यदि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो उसका इफेक्ट मायोकार्डियम लेयर को होता है। जैसे हम देखते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे गार्डन में हम जो पानी डालते हैं तो यदि थोड़े से टाइम के लिए हम पानी बंद करते हैं और फिर उसको कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो हम देखते हैं वहाँ उतना जो पार्ट जहाँ पे सप्लाई बंद हुआ है पानी का वो उतना जो मिट्टी है वहाँ की ड्राई हो जाती है। ड्राई क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर मिट्टी जो है कड़क हो गई है। कड़क हो गई क्यों? क्योंकि पानी का कमी हुई है। तो यहाँ पर यदि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी, पर्टिकुलर जिस स्पॉट में कोरोनरी आर्टरी के जिस पार्ट में ब्लॉकेज है तो उसके आगे जितनी भी ब्लड सप्लाई होना है वहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने मिट्टी में ड्राइनेस देखा तो यहाँ पर भी एक तरीके से नेक्रोसिस हमको देखने को मिलेगी। और पर्टिकुलर इसका जो कॉज होगा वो इश्कीमिया हाइपोक्सिया। तो जो नेक्रोसिस वाला पार्ट है जहाँ पे नेक्रोसिस हुआ है इश्कीमिया की वजह से, तो उस कंडीशन को मायोकार्डियल, क्योंकि मायोकार्डियम लेयर को अफेक्ट किया इसलिए उसको मायोकार्डियम इन्फॉक्शन, इन्फॉक्शन मीन्स नेक्रोसिस, पर्टिकुलर ये मायोकार्डियम लेयर में हो रहा है इसलिए इसको मायोकार्डियम इन्फॉक्शन और शॉर्ट में हम MI लिखते हैं, जिसको जनरल आमतौर की भाषा में हार्ट अटैक बोला जाता है। तो यहाँ पर लेयर तो 4 वॉल्व 4 चैम्बर एंड 3 लेयर। यहाँ पे पेरिकार्डियम का जो हम फंक्शन देख रहे हैं फ्रिक्शन से प्रिवेंट करना है, और एंडोकार्डियम लेयर जो होती है वो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो फोल्ड हैं जो वॉल्व हैं वो एंडोकार्डियम फोल्ड ही होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। इसलिए ब्लड में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन, जैसे हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि इंक्रीज़ होता है तो उसका इफेक्ट हम देखते हैं कि डिपोजिशन जो होगा एंडोकार्डियम लेयर पे होता है। एंडोकार्डियम लेयर में कोई इंजरी हुई तो उसका इफेक्ट भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ तो वो पार्ट भी अफेक्ट होगा एंडोकार्डियम लेयर पे। कोई भी हम टॉक्सिक सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसका अफेक्ट होगा ब्लड के थ्रू डायरेक्ट एंडोकार्डियम लेयर पे। तो उसकी जो डिसीज़ हम लोग देखेंगे एंडोकार्डाइटिस, वो नेक्स्ट हम डिसीज़ वाले पार्ट में देखेंगे। तो उसमें ये पता होना चाहिए कि ये इनर लेयर होती है और ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, इसलिए ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनका अफेक्ट एंडोकार्डियम लेयर पर होगा। नेक्स्ट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम हमारी जो बाइक होती है, बाइक से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी बाइक में जनरली हम देखते हैं कि दो रिक्वायरमेंट होती हैं गाड़ी को, बाइक को चलाने के लिए। एक हमारा होता है पेट्रोल और दूसरा होता है इंजन जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से चल रहा है, जो बैटरी से कंडक्ट हो रहा है। तो हमारा यदि बैटरी ख़राब होती है तो उस कंडीशन में भी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, या पेट्रोल ख़त्म हो गया तब भी नहीं होगा।
तो ये हार्ट में भी हम देख रहे हैं कि अभी हमने देखा मायोकार्डियम लेयर का, तो मायोकार्डियम लेयर जो चल रही है, पंपिंग कर रही है, वो वहाँ पर एक ऑक्सीजन की उसको नेसेसिटी है, ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस है। दूसरा कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो कंडक्शन सिस्टम में हम लोग देख रहे हैं कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम is responsible for regulating rate and rhythm of the heart. It is composed of specialized Purkinje fibers which contain some contractile myofilaments and conduct action potentially rapidly. The conduction system consists of four major components. तो यहाँ पे फर्स्ट जो पेसमेकर होता है वो एसे नोड, तो यहाँ पर एसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है। यहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रही हैं और वो एवी नोड और इसके बाद पर्किंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हेज, तो ये जितने भी उसके आगे पार्ट्स हैं वो आगे सप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक हमारा पावर हाउस होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, तो यहाँ पर जो पावर हाउस है वो एसे नोड। द एसे नोड इज़ लोकेटेड इन द posterior wall of the right atrium. It is also called cardiac pacemaker. The AV bundle conduct the impulses from the SA node to AV node. The AV node is located on the top of the interventricular septum and receive impulses from the SA node via AV bundle and transmits them to the bundle of His. The bundle of His extends so the interventricular septum and divides into right and left bundle branches which arise in the respective ventricular walls. तो यहाँ पर एसे नोड, एवी नोड, तो यहाँ पर हमको दो डिसीज़ याद रखना है। यदि ब्लड की डिफिशेंसी की वजह से हार्ट ने पंपिंग करना बंद किया है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, तो उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और यदि यहाँ पर कंडक्शन सिस्टम में कोई डिफेक्ट होता है और उसकी वजह से यदि इम्पल्सेस जाना बंद हो गए हैं या कम हुई है, जिसकी वजह से हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया, हार्ट बीटिंग बंद हो गई है, तो उस कंडीशन को हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर दो डिसीज़ डिफरेंट होती हैं, कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू ब्लॉकेज इन कंडक्शन सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ हार्ट अटैक ड्यू टू लेस ब्लड सप्लाई, मीन्स इश्कीमिया एंड हाइपोक्सिया। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पर्किंजे फाइबर्स, इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। जैसे भी हमने देखा अभी कि हार्ट को काम करने के लिए इम्पल्सेस चाहिए और ब्लड चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा इम्पल्सेस ऐसे नोड से पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू कैसे सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉकेज किस पॉइंट में हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एंड में, जैसे हम जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर यदि कोई ब्लॉकेज हुआ है तो उसका इफेक्ट होगा कि जितने आगे का पार्ट उससे सप्लाई हो रहा है उतना ही पार्ट अफेक्टेड होगा। लेकिन ये जो मेन ब्रांच है, जैसे ये ऑरेंज कलर जो एवी नोड है इसके ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ पे यदि कोई ब्लॉकेज है तो वो एक हार्ट के मेजर पार्ट को अफेक्ट करेगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ब्लड सप्लाई जो कोरोनरी आर्टरी है, तो जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि 3 कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। तो यहाँ पर ब्लॉकेज हमको देखना है कि पर्टिकुलर किस पार्ट पर है और उसके अकॉर्डिंग उसके आगे कितने पार्ट को वो जो आर्टरी है वो सप्लाई कर रही थी और उतने ही पार्ट में इन्फॉक्शन डेवलप होगा। तो यहाँ पर पैथोलॉजी जो पैथोलॉजिकल एटियोलॉजी होती है मेनली एक ब्लड सप्लाई और दूसरा कंडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमको माइंड में रखना है। कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं जो यूज़ होती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डिसीज़ में। जैसे अभी हमने डिस्कस किया इश्कीमिया। तो इश्कीमिया क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया लेस ब्लड सप्लाई, तो ये मेजर कॉज होता है। और इश्कीमिया का जो मेन कॉज है वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो ये सारी डिसीज़ जो है हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं इश्कीमिया जो है मेनली ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मेन इटियोलॉजी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इश्कीमिया। तो इश्कीमिया इज़ द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ब्लड to an organ or tissues, usually as a result of narrowing or blockage of an artery. If severe, the insufficient supply of oxygen and nutrients can result in damage to the tissues.
सेकेंड कंडीशन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया नाम से क्लियर है, यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हुई, लेकिन इसका जो मेन कॉज होगा वो इश्कीमिया। Hypoxia is a condition where not enough oxygen makes it to the cells and tissues in the body. This can happen even though blood flow is normal. Hypoxia can lead to many serious, sometimes life-threatening complications. तो यहाँ पर जो हाइपोक्सिया हुआ है उसका मेन कॉज इश्कीमिया है, इश्कीमिया का मेन कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन। Then necrosis. Necrosis is the death of body tissues. It occurs when too little blood flow to the tissues. This can be from injury, radiation, or chemicals. Necrosis cannot be reversed when large area of tissues die due to the lack of blood supply. The condition is called gangrene. Infarction. Infarction, death of tissues resulting from a failure of blood supply, commonly due to obstruction of a blood vessels by a blood clot or narrowing of the blood vessels channel. The dead tissue is called an infarct. तो यहाँ पर जो 4 कंडीशंस हैं, बेसिक जो इसका स्टार्ट हुआ इश्कीमिया, देन हाइपोक्सिया एंड इन्फाक्शन। सो फ्रेंड्स, एक ये चार्ट है जो मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे हमको मेन जो देखना है, यहाँ पे हम देख रहे हैं टारगेट सेल्स। 2 कंडीशन होती हैं, एक टारगेट सेल्स जो जहाँ पर हमें ब्लड को पहुँचाना है, जो टारगेट सेल्स हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि वो सेल्स को, टिश्यूज़ और सेल्स को, पर्टिकुलर सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी, फ्यूल की ज़रूरत है जो ऑक्सीजन के रूप में उसको मिलता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमें सप्लाई हो रहा है ब्लड सप्लाई के थ्रू, तो इश्कीमिया, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। किसी भी कंडीशन में यदि ब्लड सप्लाई कम होती है तो लेस ऑक्सीजन, और उसकी वजह से आगे नेक्रोसिस या इन्फॉक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ ब्लड सप्लाई एंड सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सेल्स। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल है, लेकिन टारगेट सेल्स का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी डिफेक्ट होगा। लेकिन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ चुका है टारगेट सेल्स का, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी कम है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कई पेशेंट को जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, या फिर जिनको एक बार अटैक आ चुका है, या जिनकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, या एथेरोस्क्लेरोसिस है, या फिर थ्रोम्बोसिस है, तो कोई भी कॉज हो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई है, और वो थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत का काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत का काम किया, तो उनकी सांस फूलने लगती है, ब्रीथलेसनेस हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उनका पर्टिकुलर उस टाइम पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया है, और ऑलरेडी उनकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हैं, तो इसलिए यहाँ वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रीथलेसनेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमको हार्ट डिसीज़ में 2 फैक्टर पर ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ ब्लड सप्लाई एंड सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर सेल्स। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई, उसके जो कॉजेज़ हैं ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें हम देख रहे हैं थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड एथेरोमा, रिड्यूस्ड ब्लड दैट इज़ हाइपोवोलेमिक शॉक और एनीमिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है स्पीड ऑफ ब्लड डिक्रीजेज। कई बार क्या होता है कि जैसे ब्लड नॉर्मल है, क्वांटिटी नॉर्मल है, लेकिन कोई ब्लॉकेज भी नहीं है, लेकिन जो ब्लड की स्पीड है, जिस स्पीड से ब्लड जाना चाहिए, हार्ट को सप्लाई होना चाहिए, वो स्पीड कम हो जाती है, और ये जो कंडीशन होती है हाइपरटेंशन में। तो ये कंडीशंस होती हैं जिसमें हार्ट डिसीज़ डेवलप होती है। और जो ऑक्सीजन डिमांड यदि बढ़ रहा है किसी पेशेंट का, तो वो किस कंडीशन में बढ़ेगा? ऑक्सीजन डिमांड मोर इन एक्सर्शन, टेंशन, एंगर। तो ये सारे कॉजेज हो गए जिसमें ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया है अभी। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्मल आर्टरी एंड डिसीज्ड आर्टरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डिसीज़ है, नॉर्मल आर्टरी में जो उसका ल्यूमेन है वो पूरा ओपन है, क्लियर है, लेकिन सेकंड कंडीशन में जो है हम देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल लिपिड डिपॉजिट्स हुआ है, यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, जिसकी वजह से जो आर्टरी है वो नैरो हो चुकी है। इसको हम सीधा सा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो पाइपलाइन होती है
वहाँ पर कई बार पाइप में कुछ गंदगी जम जाती है, कई बार कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। तो वो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्लेग से, तो उसकी वजह से पानी की सप्लाई हम देखते हैं कम हो जाती है। तो सेम वही कंडीशन हमारी बॉडी में हो रही है। तो यहाँ पे जो प्लेग फॉर्मेशन हुआ है उसकी वजह से नैरोइंग हुई है आर्टरीज की। तो इसके वजह से क्या होगा, आगे ब्लड सप्लाई कम होगी जिसको हम बोलेंगे इशीमिया, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी जिसको हम बोलेंगे हाइपोक्सिया, और पर्टिकुलर जो टारगेट सेल्स है वहाँ पर हाइपोक्सिया डेवलप होगा। और उस कंडीशन में यदि पेशेंट एक्सर्शन करता है, मेहनत का काम करता है, तो पर्टिकुलर सेल्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन सेकेंड फैक्टर क्या है जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, नैरोइंग ऑफ आर्टरी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कम हो रही है। तो दोनों फैक्टर साथ में काम करेंगे, इसलिए पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस टाइम, और अटैक के चांसेस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हम लोग देख रहे हैं किस टाइप से होता है। तो अभी हम इसकी जो डिसीज स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा डिटेल में देखेंगे कि कैसे डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सप्लाई किस तरीके से पूरा ब्लड फ्लो हुआ है। तो इस टाइप से कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है जो आगे चल के ब्लॉकेज करता है। ये मेन कॉज है हार्ट अटैक का। यहाँ पे कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं जो ब्लॉकेज, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट का बेसिक स्टार्ट हुआ है ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है, जिसको हम ब्लड सप्लाई जो हार्ट को हो रही है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हो रही है, इसलिए इस डिसीज़ को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कॉजेज़ हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के, स्मोकिंग, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, लैक ऑफ एक्सरसाइज जो कि बहुत कॉमन है। आजकल की कंडीशन में देखते हैं कि सभी लोग ये फैक्टर काम कर रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर, नॉट बीइंग एक्टिव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये सारे कॉजेज़ हो गए हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होती है और हमारी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, इशीमिया डेवलप होता है, हाइपोक्सिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। जैसे हम देख रहे हैं नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है एक्सियल फ्लो होता है, जो जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेंटर में होती हैं, और चारों साइड से प्लाज्मा होता है जो प्रिवेंट कर रहा है एंडोथेलियल लेयर को, क्योंकि जो आरबीसीज और प्लेटलेट और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स जो तीनों टाइप की सेल्स होती हैं वो स्टोनी हार्ड, यदि हम एंडोथेलियल लेयर को कंपेयर करें तो स्टोनी हार्ड होती हैं। यदि वो एंडोथेलियल लेयर के कॉन्टेक्ट में आती हैं तो एंडोथेलियल इंजरी होती है, जिससे वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और क्लॉटिंग होती है, जिससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा। तो सेकेंड फोटो में हम देख रहे हैं, सेकेंड पिक में, कि किस टाइप से यहाँ पर मार्जिनेशन हुआ है और एंडोथेलियल इंजरी के चांसेस बढ़ गए हैं। तो इस पार्ट को हम डिसीज़ वाले पार्ट में जब हार्ट की डिजीज़ स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में देखेंगे कैसे प्रोसेस हुई है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन में एक्चुअल में जो क्लॉटिंग फैक्टर है प्लेटलेट कंटेंट होता है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस में ये डिफरेंस है। और थ्रोम्बस फॉर्मेशन के डिटैचमेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यदि उसका अटैचमेंट जो एंडोथेलियल लेयर से वो वहाँ से वीक हुआ तो वो वहाँ से डिटैच होता है पार्ट और ब्लड सर्कुलेशन के साथ मूवमेंट करता है, तो उस कंडीशन को हम एम्बुलस बोलते हैं। तो थ्रोम्बस से ही एम्बुलस बनता है और यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है फिक्स्ड पार्ट होता है, उसका अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर करें थ्रोम्बस से। तो ये प्लेग की एनाटॉमी है जिसको हम डिसीज़ वाले पार्ट में डिटेल में देखेंगे। ये विचाउट ट्राइड है कैसे थ्रोम्बोसिस डेवलप होता है। तो यहाँ पर एंडोथेलियल इंजरी होती है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एबनॉर्मल ब्लड फ्लो डेवलप होता है और हाइपरकोगुलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट डिसीज़ेज स्टार्ट करेंगे। तो डिसीज़ के अंदर हम लोगों को जो कॉमन डिसीज़ स्टार्ट करना है, जो आपके जो मेडिकल स्टूडेंट यदि आप जितने भी मेडिकल स्टूडेंट यदि देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको यदि पैथोलॉजी सब्जेक्ट है और डिसीज़ या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी हम लोगों को ये डिसीज़ पढ़ना होता है, तो उनके अकॉर्डिंग में सिलेबस में भी कवर हो रहा है। और जो सिर्फ नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर जो उनका इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो देख सकते हैं वो पर्टिकुलर वीडियो, या फिर जो डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो नॉन मेडिको हैं
तो वो भी अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हार्ट को हम हेल्दी रख सकते हैं और ये सारी बीमारियों से अपने हार्ट को बचा कर रख सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन डिसीज़ है, मैं एक बार आपको सिर्फ नाम बताना चाहूँगा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उसमें ये पर्टिकुलर को एक एक डिसीज़ को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो हार्ट फेलियर, congenital heart disease, ischemic heart disease, hypertensive heart disease, copulmonary rheumatic fever and rheumatic heart disease, non-rheumatic endocarditis, valvular disease, valvular deformities, myocardial disease, pericardial disease, tumor of the heart। तो ये इतनी डिसीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं जो मेडिकल स्टूडेंट के सिलेबस में भी होती है, पैथोलॉजी में, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, कुछ पार्ट सर्जरी में भी कवर होता है। तो ये सारे पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फेटल सर्कुलेशन है, ये हम लोग कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे इसको डिटेल में कि कैसे फेटल सर्कुलेशन, क्योंकि अभी वीडियो लगभग काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस पार्ट को मैं थोड़ा सा आगे के लिए छोड़ रहा हूँ। जब कंजेनिटल डिसीज़ में हम देखेंगे कैसे फेटल सर्कुलेशन होता है, इसको डिटेल में पढ़कर कंजेनिटल डिसीज़ को कवर करेंगे। तो ये कंजेनिटल फेटल सर्कुलेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और कुछ भी आपको यदि इसमें क्यूरी होती है या कुछ पर्टिकुलर पार्ट को आप फिर से और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पे अगला अपना वीडियो बना सकूं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। गुड बाय, नमस्कार।